रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज जुमे का मुबारक दिन है और थोड़ी सी कोशिश ये कीजिए कि वाकई अपना हिस्सा डालें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं, आपके अपने काम खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। और मैं अक्सर ये मैसेज देती भी रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। कुछ बात करेंगे शहर की मौजूदा सूरत हाल की, हमारी ख़बरें भी होंगी, सेगमेंट्स भी होंगे जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। हमारे पास कोविड की जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते चलते जाएँ जी। जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 13 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये न्यूज़पेपर के मुताबिक 11 ये कल के थे और आज सुबह जो हमें ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक मज़ीद 13 अफराद कोरोना से जो है वो जाम बहक हुए हैं और 553 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। केसेस बढ़े हैं, पॉजिटिविटी रेशो 10% रिकॉर्ड की गई है। जी, तो साथ ही साथ कुछ बात कर लेते हैं जो पाबंदियां लगाई गई, जिनमें हमने कल से देखा कि स्कूल तो खुल गए लेकिन आज कारोबारी सरगर्मियां बहाल रहेंगी। हफ्ते के रोज़ एज़ यूजुअल जैसे पहले था कि मार्केटों को बंद रखने का फ़ैसला किया गया था, मार्केटें बंद रहेंगी। 10% जो है पॉजिटिविटी रेशो है, इसको देखते हुए अभी कुछ चीज़ों को जो है वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा वो जो है वो किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो थोड़ा समझ लें चीज़ों को और फिर आसानी पैदा की जाए, फिर इन चीज़ों को बहाल किया जाए। और जो बाज़ारों की सूरत हाल है वो आपके सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे हैं। और कल मेरा भी बाज़ार जाने इत्तफाकन हुआ था और कहीं पर भी लोगों को मैंने नहीं देखा कि SOPs पर लोग जो हैं वो अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये मौजूदा सूरत हाल है। कुछ खबरें भी शामिल करेंगे। सबसे पहले आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं बाहर का मौसम कैसा है। हमारे साथ कोमल बाहर मौजूद है, तो कोमल की तरफ चलते हैं। कोमल बताइए, महकमा मौसमियात का क्या कहना है, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम आज कैसा रहेगा? शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो अना शहर लाहौर का मौसम आज काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है और अपने अजीब ही जो है वो रंग दिखा रहा है। बात की जाए सूरज के हवाले से तो सूरज मियाँ ने जो है वो आज आसमान में अपनी आंखें छुपाई हुई हैं और जबकि बादलों का राज खूब बरकरार दिखाई दे रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है और जो ये ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला है इसमें सरसब्ज़ पत्ते जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम को शहरियों के साथ चरिंद परिंदे भी खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से ना सिर्फ शहरी निढाल होते हैं बल्कि चरिंद परिंदे काफ़ी ज़्यादा निढाल हो जाते हैं। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चरिंद परिंद के साथ इंसान भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 80% है और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से फिलवक्त तो बारिश के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा रही, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सितंबर का मिड चल रहा है, क्योंकि मौसम जो है वो अब मज़ीद बेहतरी की तरफ आएगा और चूँकि आज भी मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने में आ रहा है। और दिन भर के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री रहेगा, जबकि कम से कम 26 डिग्री रहने वाला है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी आज काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। अच्छा जी, वैसे तो कोमल कह रही हैं आज मौसम बेहतर रहेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, तो हो सकता है शाम को कंपैरेटिवली कुछ मौसम में तब्दीली हम देखें। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। महकमा हाउसिंग में 10 अरब की माली बेज़ाब्तियां, LDA, वासा और PHA में भी गड़बड़। लाहौरियों को कोरोना के साथ डेंगू के चैलेंज का भी सामना। 24 घंटों में डेंगू के 48 मरीजों की तस्दीक। प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करने का हुकूमत का नया मंसूबा। प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी बनाने के लिए एक्ट का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अपोजिशन भी सख्त बरहम। अपोजिशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया और एहतजाज का ऐलान कर दिया। सो फाइनली अपोजिशन का भी हमें कोई रोल नज़र आना शुरू हुआ है कि आवाम के लिए अपोजिशन भी पेन ले रही है। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा 11 बजे चलकर। अपोजिशन की हिकमत अमली पर हमने गौर करना है, जानना है कि अपोजिशन किस तरह से आवाम का साथ देने के लिए प्लान कर रही है। आज की इन तमाम खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं।
अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अना ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। महकमा हाउसिंग में 10 अरब की बेज़ाब्तियाँ, LDA वासा PHA में भी गड़बड़। ये सिर्फ गड़बड़ नहीं है बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े केसेस होंगे जो सामने आएंगे, जो इंकशाफात होंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा वसूख से कह सकते हैं होगा कुछ नहीं। क्यों इरफान? हाँ, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट हर साल जो है वो गुज़िश्ता सालों की रिपोर्ट जो है उसको जो उसमें भेजा जाता है और बताया जाता है कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्बेज़लमेंट पाई गई, बेज़ाब्तियाँ की गई, कहाँ के फ्रॉड हुआ। और इसमें आपको बताएं कि जो महकमा हाउसिंग के अंडर जो इदारे हैं जिसमें वासा है, टीपा है, PHA है, LDA है, इन इदारों में अरबों रुपए की जो बेज़ाब्तियाँ हैं, जिसमें जैसे कि इस खबर के मुताबिक वासा में 4 अरब 13 करोड़ है, LDA में 2 अरब 63 करोड़ है, PHA में 2 अरब से ज़ायद और टीपा में 61 करोड़ रुपए की हेरा फेरी जो है वो कोर्ट की गई है। ऑडिटर सभी को पीछे छोड़ दिया, टीपा ने सबको पीछे छोड़ दिया। अब इसमें होता क्या है कि तमाम इदारों ने अपनी जो सालाना रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करवानी होती है, जितने भी अखराजात किए होते हैं, तमाम जो अपना ऑडिट है वो ऑडिटर जनरल के ऑफिस में उन्होंने जमा करवाना होता है। वहाँ पे अगर आप अपने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आपने अखराजात किए, जो आपने परचेजिंग की, जो प्रोक्योरमेंट की आपने, वो तमाम की जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स अगर आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं जमा करवाएंगे, उनके SOPs के मुताबिक वो चीज़ें जमा नहीं होंगी, तो इसमें वो एम्बेज़लमेंट जो है वो सामने आएगी। तो इसी का सामना जो है वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में महकमा हाउसिंग को करना पड़ा, जिसमें ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट जो पंजाब असम्बली में जमा करवाई थी, और इसी रिपोर्ट की रोशनी में इन तमाम डिपार्टमेंट से, जिसमें वासा है, LDA है, टीपा है, PHA है, इनको बाकायदा इनको पंजाब असम्बली से एक कॉल अपॉन नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, जिसमें इनसे जवाबात तलब किए जाते हैं। वो जवाबात भी नहीं आए और उसके बाद जो है अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 अरब रुपये से ज़ायद की जो एम्बेज़लमेंट है, और इसमें रिपोर्ट में ऑडिट पैराज के अंदर कई जगह के ऊपर फ्रॉड का जिक्र भी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मुख्तलिफ जो ठेकेदारों को पैसे दिए गए, अदायगियाँ की गई करोड़ों रुपए की, लेकिन उसके जो रसीद्स हैं या उसका हिसाब किताब है वो ऑडिटर जनरल को नहीं दिया गया। इसी वजह से ये अब चीज़ें जो हैं ये उन महकमों को दोबारा भिजवाई गई हैं और उनसे कहा गया है कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर ऐसी अरबों रुपए की एम्बेज़लमेंट नज़र आए तो ऐसे केसेस को नैब के हवाले करना चाहिए या एंटी करप्शन के हवाले करना चाहिए। इरफान, माजी में भी हमने बहुत सारी मिसालें सुनी हैं कि ऑडिटर जनरल की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ को दबा दिया जाता है। अब देखें ना, इन चीज़ों का नज़रअंदाज नहीं किया जाता। ये डायरेक्टली पब्लिक डीलिंग वाले जो हैं वो महकमे हैं, 61 करोड़ रुपए की टीपा की जानिब से हेरा फेरी की गई है। ओवरऑल अगर आप टीपा की कारकर्दगी देख लें, आपके सामने है। PHA के जितने स्कैंडल थे एक के बाद एक सामने आया, उस पर कार्रवाइयाँ करने के लिए जी नोटिस भी लिया गया, हुआ कुछ नहीं। क्या फ़ायदा होता है इन रिपोर्ट्स का, इन इंकशाफात का? देखें इसमें रिपोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें वाज़िया की लिखी जाती हैं कि इन डिपार्टमेंट्स की जानिब से, इन महकमों की जानिब से हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पे फ्रॉड किया गया या एम्बेज़लमेंट हुई या बेज़ाब्तियाँ जिसे कहा जाता है कि ये या बेज़ाब्तियाँ हैं। तो इसको ठीक करने के लिए टाइम भी दिया जाता है, लेकिन अगर वो टाइम के ऊपर प्रॉपर चीज़ें ना प्रोवाइड की जाएँ तो जैसे मैंने कहा कि इन केसेस को या तो एंटी करप्शन को भिजवाना चाहिए या तो नैब के हवाले करना चाहिए, क्योंकि नैब और एंटी करप्शन ऑलरेडी आपको काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं दीगर जो केसेस के अंदर। लेकिन जो काम उनके करने वाले हैं, जिनके ऊपर उनको एक आवाम का जो है वो आवाम के पैसों के अगर किसी जगह के ऊपर ज़िया हो रहा है, आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं, उनको किसी जगह के ऊपर इस तरह उनके अंदर बेज़ाब्तगियाँ आती हैं, तो इस पे इन इदारों को हरकत में आना चाहिए। और लेकिन होता अनफॉर्चुनेट ये है कि ये अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, महकमों को इसका जवाब देने के लिए पहले टाइम दिया गया, अब उसमें ये कह दिया गया कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ करें। महकमाना कार्रवाइयाँ क्या होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट्स के खिलाफ जो है वो उनको एक आध शोकाज दिया जाएगा। यानी निचले तबके को थोड़ा सा निशाना बनाया जाता है और असल जिम्मेदारों को फिर नहीं पकड़ा जाएगा। असल जिम्मेदारों को नहीं पकड़ा जाएगा। अकाउंटेंट को शोकाज होगा, अकाउंटेंट उसके बाद वक्त मांगेगा, उसके बाद वो तमाम चीजें जो है दोबारा यहाँ पर भी जिन लोगों को पकड़ा भी जाता है ना, उनको भी बताया जाता है कि हमारा हाथ पीछे है, घबराने की जरूरत नहीं है उन लोगों को भी। ना यही वजह है ना कि आपके तमाम जो इदारे जिनके अंदर एम्बेज़लमेंट नजर आती है, जिनके अंदर आपको
माली बेज़ाब्तियाँ या फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं, वहाँ पे कुछ हो नहीं पाता। क्योंकि इन फ्रॉड, इन माली बेज़ाब्तियों का असल में असर किस पर होता है? आम आवाम पे। मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि इनका असर इस वजह से जो है, इन केसेस, इन रिपोर्ट्स का असर इस वजह से नहीं होता क्योंकि ये वापस उन्हीं डिपार्टमेंट्स के पास जानी है कि आप इसको जो है वो लुक आफ्टर करें। या तो इसको, इन केसेस को आप नैब को भिजवा दें, एंटी करप्शन को भिजवाएं, वो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस जो हैं वो फाइल करें ताकि आइंदा से कभी ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना हो सके। दूसरी जानिब ऑडिटर जनरल से भी कई लोगों को शिकायत होती है कि उनके जो बिल जमा करवाते हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, कि उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हम तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उनके SOPs इतने टफ हैं, उनकी जानिब से जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि इन चीज़ों के हिसाब से जो प्रोक्योरमेंट की गई, जहाँ पे पैसे खर्च किए गए, उन चीज़ों की तफसीलात डिटेल्स में बताई जाएँ, तो इनमें अगर कुछ चीज़ों की आगे पीछे हो जाएं पैसे, लेकिन उसके बावजूद जो है उसके ऊपर कुछ नहीं होता। और इसी वजह से ये हर साल आपको नजर आता है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है, दूसरे को जो है वो पूरा सपोर्ट किया जाता है, बचाया जाता है। का कोई फायदा नहीं होता, इन रिपोर्ट्स का कोई फायदा नहीं होता। खैर, इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, अगली खबर की तरफ जाना है। हमने आपसे कोविड की मौजूदा सूरत हाल डिस्कस की, लेकिन कोविड के साथ 48 मरीजों की निशानदही होना जो कि डेंगू के हैं, ये तो मेरे ख्याल से खतरे की घंटी एक बार फिर से बज उठी है। अगर 48 मरीज हैं तो आपके केसेस में मजीद भी इजाफा हो सकता है। इस पर हम बात करते हैं, कोविड की सिचुएशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, डेंगू की मौजूदा सूरत हाल भी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 24 घंटों में 48 मरीजों की तस्दीक हुई है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि डेंगू किस तरह शिद्दत के साथ फैल रहा है। और उस पर अगर हम देखें इंतजामिया की हिकमत अमली, वो ऐसा सच हमें नजर नहीं आ रही। हर तरफ कोविड हो रहा है, क्या कहेंगे इरफान? ना, बिल्कुल बात ठीक है कि सारा फोकस इस वक्त जो है हमारा कोविड पे है, और कोविड के लिए किसी जगह पे मार्केट में SOPs जो है वो भी हमें फॉलो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा। अब देखें, तमाम जो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको बंद किया गया था। अब इसको ट्रांसपोर्टेशन जो बंद है, इसके बावजूद आपको कई अड्डों के बाहर जो हैं वो गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो मुसाफिरों को लेकर, और किराया जो है वो उसमें भी ज़्यादा ले रहे हैं। उसके बावजूद वो सड़कों के ऊपर रवां दवा हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। या तो आप पूरे अमल दरामद करवा लेना कोविड के ऊपर, आप पता लगे कि हमने कुछ किया उसके ऊपर और उससे कंट्रोल कर लिया। अब से कंट्रोल नहीं हो रहा। जहाँ पे 5 पे आ गया था रेशो, अब उसकी रेशो जो है वो 10 पे चली गई, यानी कि दुगनी हो गई। अब ये रेशो जो है वो आदादोशुमार के मुताबिक बिल्कुल ये रेशो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसमें जो तमाम अदारे जिनका फोकस था, और गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर फोकस था कि आप कोविड के ऊपर जो है वो सख्त से सख्त इक़दाम करें। हमने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की जिसमें ये कहा गया कि अब बहुत सख्ती होगी। अब जो उन इदारों को सिर्फ वो बातों की हद तक, अगर आप कोविड की आड़ में डेंगू को नजरअंदाज कर रहे हैं और पता है आपकी कोविड की बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही, फिर तो समझ आता है। बिल्कुल, और ना तो आपसे कोविड कंट्रोल हो रहा है, और डेंगू की सूरत हाल तो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। इरफान, मुझे एक चीज लगती है कि डेंगू के लिए आज सच इन्हें कोई दोबारा से चीजें प्लान करने की जरूरत नहीं है। टीमें भी थी, सर्वेलेंस प्लान भी था, आपके पास तमाम वो SOPs भी हैं, और तमाम वो एक रोड मैप जिसको कहते बना हुआ है, आपने सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, आपके पास टीमें वही हैं जो आप तमाम जगहों के ऊपर यूज़ करते हैं। वही टीमें आप कोविड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वही टीमें आप पोलियो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वही टीमें आप डेंगू के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब आपका फोकस एक चीज़ के ऊपर चला जाएगा तो दूसरी चीज़ जो निगलेक्ट होनी शुरू होगी। इसी वजह से आप जो हालिया बारिशों का सीज़न गुजरा था, बरसात का सीज़न था, इसमें आपने देखा कि बहुत बारिश हुई, पानी लोग सड़कों के ऊपर भी जमा हुआ, और दीगर जो मकामात हैं वहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ। अब उनकी जो सर्वेलेंस टीमें थी, उनकी तरफ से अभी तक कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। जैसे हम देखते थे साबका द्वार के अंदर कि घर घर जाके पौधे देखे जाते थे, फ्रिजों का पानी देखा जाता था, हमें सड़कों के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स नज़र आते थे जिसके ऊपर डेंगू अवेयरनेस के हवाले से लोगों को बताया जा रहा है। अभी तक आपने किसी जगह के ऊपर डेंगू अवेयरनेस के हवाले से कोई आपने बोर्ड देखा हो, कई आपने टीम देखी हो, टीवी पे इश्तिहार होते थे, वही चीज़ है। क्योंकि आप इसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, और इसी वजह से आप देखिए कि 228 केसेस जो हैं अब तक आपके पास रिपोर्ट हो चुके हैं, और 24 घंटे के दौरान 48 केसेस, यानी कि ये 228 केसेस जो कंफर्म आपके पास, और 48 केसेस आपके पास 24 घंटे में आए। इसका मतलब है कि इसकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है।
क्योंकि हालिया बरसात का सीज़न था, उसके बाद आपको सर्वेलेंस करनी थी, उसके साथ साथ आपको जो सर्वे करके उन घरों के तक पहुंचना था कि जहां पे पानी छतों के ऊपर अगर मौजूद है, गमलों में मौजूद है, टायरों में मौजूद है या किसी और ऐसी जगह के ऊपर जहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है, उन लोगों को बावर कराएं कि ये आपके लिए कितना ख़तरा है। वो अभी तक आप नहीं कर रहे और इसी वजह से ये खबर के मुताबिक सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो डिफेंस का मुतासिर हुआ। अब डिफेंस का एरिया मुतासिर होने का मतलब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोग घरों में बंद रहते हैं, उनको पता नहीं होता। बिल्कुल, उन लोगों को जो बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे डिफेंस के एरिया में सारा दिन चलते रहते हैं और उसके लिए आपको उनके घरों पे डोर नॉकिंग करनी होगी। जब आप डोर नॉकिंग करेंगे उनको बताएंगे कि भाई आपके छतों के ऊपर अगर पानी है उससे डेंगू जो फैलेगा और आप ज़्यादा मुतासिर होंगे, तो शायद वो लोग भी अपनी मदद आपके तहत इसके ऊपर कोई एक्टिविटी करना शुरू करें कि पानी को निकालने का इंतज़ाम करें। अब असल में इशू ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस नहीं दे रहे। अब ये ऐसा जहर है जो चुप चुप करता जो है वो आपको इफेक्ट करता जा रहा है, स्लोली वो पॉइजन जिसका कहा जाता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जहर जो है वो फैलता जा रहा है कि 48 घंटे में 24 घंटे में आपके पास 48 केसेस, यानी कि हर घंटे में आपके पास 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं होंगे क्योंकि लोग हॉस्पिटल का रुख नहीं करते कोरोना की वजह से। लोग ये डरते हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे कोरोना पेशेंट होंगे तो हमें शायद कोरोना का जो ख़तरा है वो ज़्यादा ना फैलना शुरू हो जाए, हमें उससे मुतासिर ना हो जाए। इसी वजह से लोग जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनका रुख करते हैं, सरकारी इदारों में जाते नहीं हैं क्योंकि अगर वहाँ पे जाएंगे कोरोना से डरेंगे, अगर वहाँ पे जाएंगे उनका टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि कराते आप दूसरी ले जाए। तो ये वजूहात हैं कि आप इसके ऊपर जो इसका हल सोल्यूशन जो है वो यही है कि आप अवेयरनेस लोगों में दें। अवेयरनेस और यूसी की सतह पर जिस तरह से शानदार तरीके से सर्वेलेंस हमने देखी थी, वॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्लासेस में 0 पीरियड होता था, इन सब चीज़ों को आपको दोबारा से रिवाइज बिल्कुल ये करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो ये खतरा जो है हमें कोरोना से ज़्यादा जानलेवा होगा, क्योंकि डेंगू के बारे में यही कहा जाता है कि डेंगू अगर किसी जगह के ऊपर एक दफ़ा इफ़ेक्ट कर जाए तो उसके बाद 3-4 साल के बाद वो अपना वहाँ पे सर्कल जो है वो पूरा करता है, यानी कि एक जगह से अगर वो चला गया तो 2-3 साल उसने नहीं आना वहाँ पे या उतनी शिद्दत से नहीं आएगा, लेकिन वो सर्कल पूरा करने के लिए जब वो दोबारा आएगा तो वो काफ़ी ख़तरनाक होगा। तो इन चीज़ों को हुकूमत को भी एहसास करना चाहिए इसका, क्योंकि और जी 48 मरीज आना आपको ये आराम से बैठने वाला टाइम नहीं है, यही वो वक्त है कि आपको एक्टिव होना है। खैर, अगली खबर है प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, जिनको रेगुलेट करने का हुकूमत का नया मंसूबा जो है वो दिखा गया। प्राइवेट स्कूल्स को अथॉरिटी बनाने के लिए एक्ट का इब्तदाई मुसविदा तैयार किया गया है। क्यों ये कदम उठाया जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा इससे? अना देखें, इससे फ़ायदा जो है वो अगर तो ये कर लिया जाए, मैं पहले ये 2-3 दफ़ा ये इस वजह से कह रहा हूँ कि हमें ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों पे हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इनकी फ़ीसें जो हैं हम लिमिटेड करेंगे। जब लिमिटेड करने की फ़ीसों की बात आई तो तमाम जो प्राइवेट स्कूलों का जो माफिया था उसकी तरफ से ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाई गई, जिसकी वजह से वो मंसूबा आपका नाकाम हुआ। स्कूल तो हुकूमत का कोई भी फैसला हो कभी भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। फिर एक और चीज़ हुकूमत ने करना चाहिए कि हम निसाब जो है वो उसको यकसा निसाब जो है वो तमाम स्कूलों के ऊपर लागू करेंगे। उसमें भी प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो आगे आया और उसकी जानिब से हुकूमत से ये बिल पास करवाया गया कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो अपनी जो चॉइस की जो बुक्स हैं वो जो हुकूमत ने निसाब दिया उसके साथ साथ अपनी चॉइस के ऊपर जो बुक्स हैं उसकी भी वहाँ पे तालीम देने की उनको इजाज़त दी जाए। तो हुआ यही कि निसाब की जो तालीम है, जो यकसा निसाब था, उसकी बुक्स जो हैं वो कम पढ़ाई जाने लगी और उनकी अपनी जो बुक्स हैं वो ज़्यादा पढ़ाई जाने लगी। और अब भी यहाँ पे जो अगर इस ऐसी अथॉरिटी का क़याम हो जाता है जो इनको चेक एंड बैलेंस करेगी, इनमें देखेगी कि जो असातिज़ा हैं, असातिज़ा की क्या एबिलिटी है, बच्चे जो पढ़ाए जा रहे हैं वो किस हद तक जो है उन चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनकी फ़ीसों का तयन किया जाएगा कि कितनी फ़ीस होनी चाहिए। अगर ये इदारे बन जाते हैं तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर हुकूमत अब करने जा रही है कई सालों के बाद, तो इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं आप उसको रेगुलेट कर पाएंगे। वो तमाम स्कूल्स आपके उस अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे। अच्छा जी, इरफान, हमने बता दिया कि इससे फ़ायदा क्या होगा अगर हो गया। डू यू थिंक ये करना इतना आसान है? यहाँ तो आपके वफाकी वज़ीर तालीम, आपके सूबाई वज़ीर तालीम स्कूलों के हवाले से जो भी अहकाम जारी करे कि फ़ीसें नहीं लेनी, स्कूल खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए,
जिस स्कूल का जो दिल करता है, हर स्कूल ने अपने तरीके से उस चीज़ को लेकर चलना है। मुझे तो कभी भी प्राइवेट स्कूल कभी किसी एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेट स्कूल्स और जो प्राइवेट जो तालीमी दुकानें खुली हुई हैं, ये दुकानें जो हैं इनको काबू करना कोई आसान काम नहीं है। मुझे साबका दौरे हुकूमत में याद है आला अदलिया की जानिब से, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए कि स्कूल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसको देखा जाए कि बच्चों से ये इजाफी फ़ीसें किस चक्कर में ले रहे हैं। लाखों रुपया सिर्फ इस डोनेशन के तौर के ऊपर ले लिया जाता था कि उनकी एडमिशन करवाए जाएंगे। उसके लिए लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ 2000 के करीब ऐसे मेडिकल कॉलेजेस जो थे उनका निशानदेही की गई, जहाँ पे फ़ीसों से ज़ायद पैसे जो हैं वो बच्चों के पेरेंट्स से लिए जा रहे थे। उसके ऊपर FIA की तरफ से एक मुफस्सल रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई गई, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो रिपोर्ट जो थी वो वहीं की वहीं रहेगी। उसके बाद वो केस शायद दोबारा जो उस तरह ज़ेर समात नहीं रहा। उसकी वजह से उन कॉलेजेस में आज भी आप देखें कि अगर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बच्चों का एडमिशन जो सरकारी कॉलेजेस हैं, सरकारी इदारे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर उनका मेरिट हाई होगा तो वो बच्चे किस जगह पे जाएंगे? वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। वहाँ पे जाने के लिए उनको फ़ीस के अलावा लाखों रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फिर जाके उनके बच्चों का एडमिशन होगा। और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अपने घरों की चीज़ें भी बेच देते हैं, अपने घर भी बेच देते हैं, प्लॉट भी बेच देते हैं कि हमारे बच्चों की एजुकेशन पढ़ाना है, उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल मैनेज करना हो जाती है। उस पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरह अपनी मनमानियाँ की, फ़ीसों के ऊपर अगर बात हुई तो फ़ीसों को कमी नहीं की गई, उसमें एक्स्ट्रा फ़ीसें चार्जेस लेने शुरू किए गए। जब स्कूलों के ऊपर APS का अफसोसनाक वाक़या हुआ, थ्रेट हुआ पेशावर में बच्चों के साथ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि स्कूलों ने जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इनसे कहा कि आप अपनी दीवारें ठीक करें, आप वहाँ पे सिक्योरिटी कैम्स लगाएं, वहाँ पे जो खारदार तारें लगाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स रखें। तो वो तमाम अखराजात भी प्राइवेट स्कूलों ने उन बच्चों के ऊपर डाले, सिक्योरिटी के नाम पे उनसे पैसे लेने शुरू किए। सर ये जो अब आपने कोविड SOPs को फॉलो करना है, बच्चों पर अखराजात, बच्चों से अखराजात बढ़ रहे हैं। बच्चों को कहा जा रहा है कि स्कूल से आप मास्क खरीदें, स्कूल से आप सैनिटाइजर लें और उसके बाद आप वहाँ पे आ सकेंगे। ये सारी चीजें भी बच्चों के ऊपर स्कूल से खरीदना लाजिम करार दी गई है। खबर को वाइंड अप करना है। ये जो अब मुसविदा तैयार किया गया है और प्राइवेट स्कूल्स को अथॉरिटी बनाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, तो वक्त ही बताएगा कि इसका फ़ायदा अल्टीमेटली पेरेंट्स को, बच्चों को किस हद तक पहुंचता है। फिलहाल हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो हमने अगली खबर जो डिस्कस करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। खबर है जी, LWMC का बजट 12 अरब का होगा और 3 नई डंपिंग साइट बनाने पर गौर भी किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। खबर है जी, LWMC का बजट 12 अरब का होगा, 3 नई डंपिंग साइट बनाने पर गौर किया जा रहा है। बजट में ज़्यादा हिस्सा 4 अरब तनख्वाहों की मद में खर्च होगा। इरफान क्या कहेंगे? अना, इससे खबर से पहले आप जो डेंगू का जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से LWMC उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। अच्छा। LWMC इस तरह जिम्मेदार है कि कूड़ा उठाया नहीं जाता, पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हो जाता है उन कूड़े और में, बहुत इलाकों में लोग ये शिकायतें भी उस इलाके में मच्छर ताफुन जो फैलता है वो उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। कि आपको जगह जगह के ऊपर, सड़क के ऊपर कूड़ादान जो है वो भरे पड़े नज़र आते हैं, उनको उठाया नहीं जाता। कूड़ेदानों के साथ साथ लोगों ने उसके आसपास जो है वो डंपिंग एरिया बनाया होता है जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है। अब वहाँ पे जिसको जब कितने दिन उठाया नहीं जाएगा, बारिश आएगी, पानी उसके ऊपर खड़ा होगा और उससे डेंगू मच्छर नहीं पैदा होगा तो और क्या होगा, या दीगर जो मच्छर हैं वो पैदा होंगे, वबाई बीमारियाँ फैलेंगी, उसमें इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। अब CEO की जानिब से जो कहा जा रहा है कि अगले साल जो है वो LWMC अथॉरिटी जो है वो आपको पैरों के ऊपर खड़ी होती हुई नजर आएगी। अब उसके लिए 12 अरब 12.5 अरब रुपये का बजट जो है मुख्तस किया गया है, जिसमें 4 अरब तो आपका चला गया तनख्वाहों में, 8 अरब रुपया 8 अरब रुपये आपके पास रह जाएगा। 8 अरब रुपये से आप जो है वो मशीनरी आपने ख़रीदी। अभी देखें पूरी 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था साबिक गवर्नमेंट का, जो बुर्राक के साथ या दीगर जो उनके डिपार्टमेंट जो उनकी कंपनीज थी उनके साथ सफाई का 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उस साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तमाम मशीनरी उनकी जो ज़ाया हो गई, उनके जो बॉक्सेस थे जिसके अंदर वो कूड़ा डंप किया जाता है, डंपिंग बॉक्स जिसका कहा जाता है, वो सारे ख़राब हो गए। अब इस दौरान जो है वो 4,500 के करीब या 8,500 रुपया
8,500 के करीब, ये एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि ये 4,500 या 8,500 के करीब डंपिंग बॉक्स मंगवाए गए। इसके अलावा आपके पास अभी तक वो मशीनरी नहीं है जिससे वो सारी चीज़ें आपने उठानी है, इन कूड़ों के बॉक्सेस को उठाना है। हमें वो साबका दौर के अंदर जो बुराक कंपनी थी उसकी मशीनरी याद है कि इतनी हैवी मशीनरी और लाइट वेट मशीनरी भी थी उनके पास, जो छोटी छोटी गलियों के अंदर भी काम करती थी, बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर सड़कें धुलती हुई नज़र आती थी हमें। सरफ से ये सड़कें हम लाहौर शहर की धुली होती थी, लेकिन अब जो आप ये चीज़ें देख रहे होते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सड़कों के ऊपर मनो टन जो मिट्टी है वो आपको नज़र आएगी, जिसको उठाने के लिए कोई खातर इंतजाम नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी नहीं है। अब अगर 12 करोड़ रुपए में से ये 12.5 करोड़ रुपए का बजट जो रखा गया है, इसमें कम से कम आपको मशीनरी खरीदनी चाहिए जिसके लिए इकदाम करें। अगर तो ये 12.5 करोड़ रुपये अरब रुपये जो हैं इनको अगर मिल जाते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकेंगी, क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ डंपिंग बॉक्स आ सके हैं। इन 3 सालों में इस गवर्नमेंट ने सिर्फ उस बुराक से ठेका ख़त्म करने के बाद डंपिंग बॉक्स खरीदे और अपना इक्विपमेंट कोई नहीं खरीदा। अब बात यह है कि अब अगर आपको 8.5 अरब रुपये मिलेंगे तनख्वाहों से हट के, तो उसके ऊपर ये हैवी मशीनरी अगर आ जाती है तो काम करना शुरू कर देती है। तो सीईओ की जो बात है उसमें काफ़ी जो है क्या बचत भी माजी से करेंगे आइंदा कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा कि आइंदा कॉन्ट्रैक्ट जो, क्योंकि यही इल्ज़ाम लगाया गया था कि जो साबका गवर्नमेंट ने जो उन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा थे और उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उनको फौरी तौर पे ख़त्म करने की प्लानिंग भी की गई थी। इसी वजह से आपने शहर की सूरत हाल जो ख़राब होती नज़र आई, ये इन्हीं वजूहात की बिना पे थी कि आप उनमें से जो फ्रॉड ढूंढते रहे, उनमें आप करप्शन ढूंढते रहे, वो आपको मिली नहीं, लेकिन लाहौर का बेड़ा गर्क हो गया। आम आदमी जो है उसके गली मोहल्ले, उसके चौराहे जो हैं, चौक चौराहे, वो आपको कूड़े से लटे हुए नज़र आए। अभी भी सूरत हाल यही है, लेकिन अब जो उम्मीद की जा रही है वो यही है कि ये शायद पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट इनको पैसे देगी तो उसके बाद ये चीज़ें बेहतर होती हुई आएंगी। लेकिन इसको अभी सिर्फ आप उम्मीद के तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि अभी उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, अगली खबर हमारे पास जो है उसकी तरफ चलते हैं और अगली खबर है लेस्को से हज़ारों सारिफीन की शिकायत का अजाला करने में नाकाम, तहकीकात शुरू। सारिफीन का तो इस्तेहसाल किया जाता है जी, एक के बाद एलडीए की हम बात कर लें, लेस्को की बात कर लें, बासा की बात कर लें, लेकिन यहाँ पर जो है हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। लेस्को की नाकिस कारकर्दगी सामने आई है, शिकायतें निपटाने की शरह 50% से भी कम है। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को ने इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मेरे ख्याल से इससे भी डबल तादाद अगर कह दी जाए, क्योंकि लेस्को से रिलेटेड सारिफीन की ये जो पिछले दिनों ट्रांसफार्मर जल गए हैं, मीटर्स खराब हो गए, बरसात में है ना, आपको क्या बताएं कि कई इलाकों से फ़ोन आने शुरू हुए कि हमारे इलाके में पिछले 22 घंटे से लाइट नहीं आ रही थी, 23 घंटे से लाइट नहीं आ रही, हमारे जो टिकर ऑनर करें ताकि हुक्काम हमारी बात सुने। उसमें होता क्या है कि शिकायत का अजाला किस तरह होना है, शिकायत आप सुनेंगे तो अजाला करेंगे। आपने बिलों के ऊपर नंबर दिए हुए हैं एसटीओज के, आपने नंबर दिए हुए हैं एक्सीएंस के, कि यहाँ पे कॉल करके अपनी शिकायत का अंदराज करवाएं। चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि किसी इलाके में अगर कोई इशू है तो पहली बेल के ऊपर तो वो एसटीओ या एक्सीएन फोन ही उठाएंगे, उठा भी लेता आगे से उनका रवैया बिल्कुल उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता ही नहीं है। ये शिकायत तो वो हैं जो रिटर्न जो उन जगहों के ऊपर जाके दी, पीएम पोर्टल पे जाके लोगों ने फाइल की, या दीगर जो उन्होंने जो जगह रखी हैं कि यहाँ पे आके आप अपनी रिटर्न शिकायत जमा करवा सकते हैं। ये 50% शिकायत का अजाला जो है वो वहाँ पे नहीं हुआ। जो लोग ऑनलाइन करवा रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, उनकी शिकायत का अजाला अगर देखना शुरू किया जाए तो उसमें तो आपको 90% जो शिकायत हैं उसका अजाला होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि ना तो आपका एसडीओ ने फ़ोन उठाना, ना एक्सीएन ने फ़ोन उठाना है। इसकी वजह से लोगों ने शिकायत करते रहना है और उनकी किसी जगह पे सुनी नहीं जानी। उसके बाद जो है वो सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे। उसके बाद जो है शायद गवर्नमेंट जो है वो इदारे जो है मुतलका इदारे वो कहें कि हम आपके ट्रांसफार्मर का कोई हाल जो पुरसाने हाल जो है वो करते हैं। लेकिन वैसे अगर कहा जाए कि सिर्फ इसके ऊपर शिकायत के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि शिकायत के अलावा वो किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आते। शायद उसमें ये भी वजह है कि लेस्को के पास स्टाफ की कमी है, लेस्को के पास इक्विपमेंट की कमी है, जिसकी वजह से अगर ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि साथ नीयतें भी किसी की काम करने की नहीं है। इरफान साहब, अगर कहीं पर कोई आपको किसी की लाइट ख़राब हो गई है, मीटर ख़राब हो गया, किसी सिर्फ एक घर की लाइट ख़राब है, आप
अपने करीबी दफ्तर के चक्कर लगाकर थक जाते हैं, जब कभी भी जाएं वहां पर लोग बैठे हैं, बिल्कुल अपनी सीट्स पे बैठे हैं, लेकिन जी आ रहा लाइनमैन अभी फलां जगह पर गया है, देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। अना यही आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना कि इसमें भी लेस्को का भी अगर देखा जाए तो लेस्को के पास भी शायद उस तरह की मैन पावर मौजूद नहीं है कि हर शिकायत के ऊपर फौरी जो है वो रिएक्शन कर सकें। मौजूद होते होंगे लोग, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कई जगहों के ऊपर ऐसी शिकायत जो हैं लोगों ने की कि हमने बहुत सी कॉल्स की, हमने दफातर के चक्कर लगाए, कई जगहों के ऊपर तो लड़ाई झगड़ा इस कदर पहुंचा कि दफातर को उन्होंने तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि सारिफ जो है वो मुतासिर हो रहा है। सारिफ के लिए जो शिकायत का एक आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कम अज़ कम खुदारा उसके ऊपर एक परमानेंट शख्स जो है मौजूद हो, वो एसडीओ का नंबर ना हो, वो एक्सीएन का नंबर ना हो, क्योंकि ये तो बड़े अफसर हैं, इनके पास तो टाइम नहीं होगा लोगों की शिकायत सुनने का। वहाँ पे कोई क्लर्क एक वहाँ पे बिठा दें जो शिकायत सुन के मुतलका डिपार्टमेंट्स जो मुतलका ऑफिसर्स हैं, मुतलका जिम्मेदार हैं, उनको पहुँचा सके, ताकि एक आम आदमी की बात नहीं सुननी चले, अपने डिपार्टमेंट की बात जो ऑनलाइन आपके पास आ गई है, जो किसी ने कंप्लेन आपको रिकॉर्ड करवा दी है, उस कंप्लेन को आप एड्रेस कर सकें। असल में इशू ये भी है कि आप कभी भी ये हेल्पलाइन नंबर के ऊपर अगर कॉल करते हैं तो इसका फीडबैक नहीं लिया जाता। ये एक बहुत बड़ी खामी है। वो वासा की है, वो लेस्को की है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से इन डिपार्टमेंट से लोगों की शिकायत का अजाला नहीं हो पाता, क्योंकि आपने कॉल की, कॉल वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछना आपसे कि आपने कॉल की थी, कि आपके शिकायत का अजाला हुआ, आपसे कैसा बिहेवियर था उन डिपार्टमेंट का। फीडबैक जब तक नहीं लेंगे ये इदारे, और फीडबैक के साथ जजा जो लोग उतर बैठे हैं उनकी कारकर्दगी मॉनिटर करने का भी कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। पता हो जी सारिफिन की मदद के लिए अगर इन लोगों को बिठाया गया तो ये किस कदर अपना काम करें, ऐसा तो कोई रिवाज ही नहीं है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जो हम डिस्कस करेंगे जी, ऑपोजिशन जो है वो महंगाई के खिलाफ तैयार है जी। वो कह रही है जी महंगाई का तूफान जो है इसको मुस्तरद करते हैं और एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। तो आज एहतजाज का ऐलान किया गया, ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी इस पर बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ऑपोजिशन ने फैसला ये किया है कि मामला जो है महंगाई का उसको पंजाब असम्बली में लेकर जाया जाएगा और ऑपोजिशन ने महंगाई के इस तूफान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। फाइनली ऑपोजिशन ने आवाज़ तो उठाई। ऑपोजिशन हमेशा से ये आड़ लेती है कि जी वो अवाम के लिए बाहर निकल रही है, तो हमजा शहबाज शरीफ ने अवाम का नाम लिया और कहा जी एहतजाज इस पर किया जाएगा। इरफान क्या कहेंगे? बिल्कुल है ना, 3 साल बाद इस गवर्नमेंट को भी, इस ऑपोजिशन को भी कोई ख्याल आया। शुक्र है कि ऑपोजिशन जो बैठी हुई थी सिर्फ अपने दफात कर रही थी, अपने इश्यूज़ का, अवाम के लिए भी इन्होंने सोचना शुरू किया। अब देखें कि हमजा शहबाज की तरफ से भी इस पे कहा गया, पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद भी पेश होगी। आज हमें जमात इस्लामी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इंतज़ार है, वो भी होनी है, जिसमें महंगाई के ऊपर बात की जाएगी। आज होने जा रही है वो, उसके ऊपर भी आज बात की जाएगी। लेकिन इशू ये है कि इस गवर्नमेंट को आपने 3 साल के दौरान सिर्फ अपने इश्यूज़ के ऊपर हमेशा बात की कि हमें बाहर क्यों भेजा, हमें पकड़ा क्यों, हमारे ऊपर केस क्यों बनाए। आम आवाम के लिए इस गवर्नमेंट ने, इस ऑपोजिशन ने भी बात नहीं की। जहाँ पे हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक डालती रही है हुकूमत महंगाई कर करके, वहीं पर ऑपोजिशन ने भी उसके ऊपर कभी मरहम रखने की कोशिश नहीं की कि वो भी अवाम के वोट लेकर इन असम्बलियों के अंदर पहुँचे थे, वो भी आके बाहर निकलते, लोगों से कहते कि भाई एहतजाज के लिए हम जा रहे हैं। उस एहतजाज का पर्पज़ ये है कि महंगाई बहुत है। हमें जो भी एहतजाज नज़र आए वो यही नज़र आए कि हमारे ऊपर केसेस क्यों बनाए, हमें पकड़ा क्यों गया, हमारे लिए जो है आसानियां पैदा की जाए। यानी ऑपोजिशन को भी अपनी पड़ी हुई है। अवाम का, इन दोनों पार्टीज को कोई ख्याल नहीं। अवाम का ख्याल होता तो इस तरह चीज़ें जो है वो महंगाई की तरफ जाते हुए ऑपोजिशन बिलबिलाती तो सही। अवाम के साथ साथ ऑपोजिशन ने भी तो वोट लिए हैं अवाम से, अवाम ने उनको वोट देकर असम्बलियों में बिठाया। ख्वाह कि आपकी गवर्नमेंट नहीं बन सकी, लेकिन आप अपने अपने हलकों के अंदर जीत कर पंजाब असम्बली के अंदर या नेशनल असम्बली के अंदर आप बैठे तो हुए हैं, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, निगोशिएशन कर सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर करें। अब आपने 3 साल बाद इसकी भी करारदाद जमा करवा दी कि पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई होगी, वज़ीर-ए-आज़म को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शायद ना तो उनको अपनों की बात सुनी जा रही है, ना उनको अपोजिशन की बात, क्योंकि आए रोज़ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी आपको पेट्रोल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आया, कुछ दिन बाद आपको नज़र आएगा
कि तमाम जो चीज़ें अभी देखें सारी चीज़ें चल रही थी। इस चीज़ को हम इतना लाइट नहीं ना ले सकते, पेट्रोल बढ़ा, चले बढ़ गया, आम आदमी को तो मुश्किल होगी। पेट्रोल महंगा होने पर ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। बिल्कुल नीचे खबर लिखी है, महंगा डीजल, रेलवे पर करोड़ों का इजाफी बोझ पड़ गया। मैं वही चीज़ें बता रहा हूं। अभी तक आपको जितनी मार्केट्स रेट नजर आ रही हैं चीज़ों की, पेट्रोल की या दीगर जो चीज़ें, बिजली की, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। जब डॉलर 160 रुपये पे था, सही कह, अब 9-10 रुपये अगर उसके अंदर इजाफा हुआ है तो उसमें ये सारा इफेक्ट आपको अगले हफ्ते से आना शुरू होगा। यानी कि मंडे से आपको पता चलेगा कि पेट्रोल बढ़ने के साथ साथ आपकी बिजली भी महंगी होगी, आपके जो मसनूआत हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो इंडस्ट्री चीज़ें बना रही हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि उन्होंने 160 रुपये के डॉलर के हिसाब से सारी चीज़ों के रेट अभी तक जो आपके पास मार्केट में रेट है वो 160 रुपये के हिसाब से है डॉलर के। ये जब अब क्योंकि 170-72 रुपये तो ओपन मार्केट के अंदर 172 रुपये के हिसाब से जो डॉलर जो है उसकी सेल हो रही है, तो इसमें 12 रुपये का इजाफा जो है वो आपको उसका असर आपको आइंदा दिनों में नज़र आएगा। यानी कि अगले हफ्ते से आपको पता चलेगा कि तमाम चीज़ें बढ़ गई, दालें बढ़ेंगी, इसमें मसनूआत जो फैक्ट्रीज़ के अंदर चीज़ें बना रही थी वो फैक्ट्रियाँ अब जिनकी बिजली पूरी नहीं हो रही थी, वो तेल इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इन चीज़ों के ऊपर असर करेंगी। उसमें आप ये ना समझें कि सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ, उसमें अभी आपकी चलें जी, ऑपोजिशन का किरदार इस पर क्या होगा, ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी, एहतजाज का ऐलान किया गया है। हमें अगले घंटे में ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ज्वाइन करने वाले हैं, काफ़ी सरगर्म रहते हैं, आवाम की बात भी करते रहते हैं, तो ऑपोजिशन की हिकमत अमली जो है उन लेंगे। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिएगा, हेडलाइंस के बाद आपको शो में ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद जी आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में आज हमारे पास है सबसे पहले मोबाइल रेट्स, और वीवो के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले वीवो V9 मोबाइल अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत क्या होगी जी, 29,999 रुपये में आप ये खरीद सकते हैं। वीवो Y12 मोबाइल है, 24,999 रुपये में ये आप खरीद सकते हैं। वीवो Y15 मोबाइल है, 25,900 रुपये इसकी प्राइस है। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल वीवो Y30 मोबाइल है, 27,900 रुपये में ये आप खरीद पाएंगे। आपने ये गाने हमेशा सुने भी होंगे, नगमे सुने भी होंगे, और ये जो चीज़ें होती हैं कभी भी आपके जहन से जाती नहीं है, हर दौर में इनका एक अलहदा से ही हिस्सा रहता है। खैर, आगे बढ़ेंगे और अब अगला सेगमेंट शामिल कर सकते हैं। आपको बताते हैं बचत आप कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। जी, तो कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर सेल्स लगी हैं, जहां पर अगर आप जा रहे हैं तो जी फ़ायदा उठा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। खादी ब्रांड है, 50% ऑफ है। इसके बाद जी अगला ब्रांड कौन सा हमारे पास, केसरी अगर आप जाएंगे यहाँ पर अप टू 25% ऑफ। वर्दा पे अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर जी आप 50% ऑफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है जी जे डॉट, यहाँ पे अप टू 25% ऑफ है। इसके बाद आज के भाव क्या हैं हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। मेरे पास सबसे पहले होंगे जी मीट रेट्स। अगर आप ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे ज़ेनिथ शॉप पे तो यहाँ के रेट्स क्या हैं मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जी। सबसे पहले यहाँ से आप मीट पर केजी ख़रीद सकेंगे 600 रुपये, और मिन्स आपको यहाँ पे मिलेगा जी 706 706 रुपये किलो में। मटन पर केजी यहाँ पर मिलेगा 1435 रुपये में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये में। चिकन के रेट क्या है 204 रुपये किलो में। जिंदा मुर्गी आपको सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिसे कहा जाता है मार्केट में अवेलेबल है, इसका बना हुआ गोश्त 296 रुपये किलो में मिलेगा। इसके बाद जी एग रेट्स है हमारे पास, और रिटेल प्राइस के मुताबिक अंडों की खरीदारी 179 रुपीज़ में आप कर सकते हैं।
अगर आप होलसेल पे जाएंगे 2 रुपए की बचत के साथ 177 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो 178 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। सो ये तो थे हमारे पास जी रेट्स जो कि आपके साथ शेयर कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स की लिस्ट है हमारे पास, आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो सेगमेंट्स हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद कुछ बात होगी जी ऑपोजिशन की हिकमत अमली की। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, नॉर्मली क्या होता है कि हमने जो शो करना होता है एक पूरी लिस्ट मेरे सामने रन डाउन की बना के रख दी जाती है। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत रही नहीं है। अब हमें पता है कि हमने जब बात करनी है महंगाई की तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि महंगी हुई हैं। डॉलर से स्टार्ट करेंगे, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, आप सभी लोग जानते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो जुल्म हुआ जिस पर आवाम के तासुरात हमने आपको दिखाए भी, 5 रुपये पेट्रोल महंगा किया गया एक साथ ही, और उस पर जी आवाम को रिलीफ के बड़े बड़े दावे साथ ही साथ किए जाते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट साथ साथ चलना मेरी समझ से बाहर है। कौन सी आवाम को रिलीफ दी गई है? पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, ऑयल की कीमत में हर रोज़ इजाफा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी। अवाम जाए तो कहाँ जाएंगे? ज़िंदगी तंग की जा रही है अवाम के ऊपर। अब अवाम के ऊपर जब ज़िंदगी तंग की जा रही है तो अवाम बिलबिलाएगी, अवाम चीखेगी, अवाम बाहर निकलेगी, और ऐसा ही हो रहा है जी। लेकिन अवाम की उम्मीदें किससे हैं? ऑपोजिशन से हैं। ऑपोजिशन हमने देखा कि अपनी सियासत कर रही थी, हुकूमत अपनी सियासत कर रही थी, लेकिन कल गुज़श्ता रोज़ हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब वो एहतजाज करेंगे। यानी कहीं ना कहीं अवाम को सांस तो आया कि ऑपोजिशन उनका साथ देने के लिए तैयार है, कोई तो है जो उनकी मदद के लिए तैयार है। अब देखना है कि ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या है। महंगाई ख़त्म होगी या नहीं होगी? अवाम को घरों से निकलना है तो अवाम का साथ कौन देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने के लिए यहाँ पे बैठे हैं जी। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ख़ास से सरगर्म हमें नज़र आते हैं, हर जगह पर अवाम की बात भी करते नज़र आते हैं। अब इस मोड़ पर अवाम को कैसे अकेला ऑपोजिशन छोड़ सकती है? आज जमात इस्लामी की जानिब से भी बाकायदा तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में की जाएगी और हिकमत अमली बताई जाएगी कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो अवाम का साथ देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कल आपने देखा एक तूफान था, हर दूसरे घर में हर जगह पर पेट्रोल की कीमत की बात हो रही थी। कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर सिचुएशन को? बिस्मिल्लाह। देखें, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई हुक्मरान हो, जब आप अपनी की हुई बातों से फिर जाएं, मुकर जाएं और कह दें कि मुझे तो पता नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, यहाँ अगर ये मैंने कह भी दिया था तो कौन सी क़यामत आ गई। यानी शर्मिंदगी की आखिरी हदें होती है ना। रिकॉर्ड गायब कहीं नहीं होता। हाँ, लोग वो क्लिप्स जो है ना मैच बंदा इंसान जब खुद से शर्म हया भूल जाए तो फिर ऐसा ही होता है। वादा ये था कौम से, कंटेनर पे चढ़ के वो अरस्तु साहब, वो जो क्या असद उमर साहब, वो जो कौम को कहते हैं कि जनाब 40 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं होना चाहिए, और वादा कौम से ये था कि हम पाकिस्तान को बुलंदी पे ले जाएंगे। तो बहरहाल क्योंकि इमरान खान साहब ने वादा अपना ज़रूर पूरा किया है, उन्होंने कहा मैं बुलंदी पे ले जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं सारे पाकिस्तान के मामलात को बुलंदी पे लेके जाऊंगा। उन्होंने डॉलर बुलंदी पे ले गए, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई जो है उसमें आप आटे का रेट देख लें, बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। चीनी जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। उसके अलावा आप कोई एक चीज़ बताएं मुझे, बिजली की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, पानी का बिल भी अब बढ़ाने की पूरी तैयारियां हैं। तो हर चीज़ उन्होंने बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा दी है, और जो अवाम है उसको वो कहते हैं कि कब्र में सुकून। नून लीग ने आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर की कीमत कंट्रोल कर रखी है। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि अगर इसहाक डार साहब ने इतना अरसा आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल रखा है तो उनको फिर पाकिस्तान लाया जाए। उनको तो फिर भाई गोल्ड मेडल पे लाना चाहिए। इस मुझे खुद बहुत सारी बातों से उनसे हैरानगी होती थी इसहाक डार साहब की, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इसहाक डार जैसा
क्रिस्मेटिक इंसान कोई नहीं था कि जिसने आवाम को तकलीफ भी नहीं होने दी। चोरी भी करते रहे हम लोग तो चोर है ना बकौल इनके, तो हम चोरियां भी करते रहे, हम डाके भी मारते रहे, लेकिन आवाम खुश थी। और ये सब 24 घंटे नमाजें पढ़ते रहते हैं, 24 घंटे सलातो सोम के पाबंद हैं और नेकोकार लोग हैं, लेकिन आवाम का जो हाल इन्होंने कर दिया वो आपके सामने है। तो अब आप खुद समझदार हैं, आवाम भी अब ये फैसला करने पे मजबूर हो गई है कि वो नौसरबाज, वो ठग जो हमें जैली सपने दिखा के लूट रहे हैं, अब हमने उनका हिसाब जो है वो वोट की ताकत। अच्छा, आवाम का फैसला तो हम आएंगे अगली ब्रेक पे, हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की बात करनी है, लेकिन खालिद साहब कहीं पर भी ऐसा होता है, ऑब्वियसली आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, कोई ना कोई एक ऐसा माइंड तो होता है जो आवाम की बात कर लेता है, मशवरा दे देता है कि जी आवाम के साथ हो क्या रहा है। यहाँ क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि जी अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो क्यों महंगा हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए? सबके सब एक डगर पर ही चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी एक खुली सी बात बताऊं, दो बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात ये होती है कि अवाम का आपका माइंडसेट क्या है। इस हुकूमत का माइंडसेट ये है कि अना के पास पैसे बहुत हैं, तो इससे मैं टैक्स भी लूंगा, इसके ऊपर महंगाई भी मुसल्लत करूंगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो आप फवाद चौधरी साहब का वो बयान कल सुन रहे हैं ना कि 75% लोगों की आमदन बढ़ी है। और फवाद चौधरी साहब, आपने भी लगता है रात को टीके लगवाने शुरू कर दिए हुरों वाले को, खुदा का खौफ करें। और कौन से 75% लोग हैं पाकिस्तान में जिनकी आमदनी बढ़ी है? बर्बाद कर दिया आपने पूरे पाकिस्तान को, जुल्म के शिकार मजदूर से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक है। पता नहीं कौन से आपकी ऐनक के साथ आपको नजर आते हैं। तो कोई शर्म किया करें झूठ बोलते हुए, आपने तो शर्म की हदें जो है वो पार कर दिया। आप शहबाज गिल साहब से बेहतर लगते थे, लेकिन कल का जो आपका बयान है वो आपने बिल्कुल शर्म की हदें पार कर दी है और बर्बाद कर दिया आपने सारे पाकिस्तान के मामला को। और 75% लोग हैं जो उनकी आमदनी बढ़ गई है, और अगर आमदनी बढ़ गई है तो आपके लिए बढ़ गई है, आपको टैक्स देने के लिए बढ़ गई है, आपकी महंगाई करने के लिए बढ़ गई है। आपके रोज चोरी डाके निकल रहे हैं। आज के अखबार की आपके सिटी की हेडलाइन दिखाए ना लोगों को, महकमा हाउसिंग में 10 अरब रुपए के डाके आपके निकले हैं। आपके कोरोना में जो है वो 1200 अरब रुपए के डाके निकले हैं। तो आपके डकैतियों के लिए आमदनी बढ़ी है। का टीपा जो है वो टीपा में घपले किए गए हैं, इतने बड़े लेवल पर घपले हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। शर्म इनको बिल्कुल नहीं आती। शर्म पी बिल्कुल इन्होंने घोल के जो है वो चाय में पी हुई है कि झूठ 24 घंटे बोलते हैं। और इस मुल्क पे जो नौसत है ना, ये बिल्कुल नौसत इन झूठों की वजह से, ये जो इतना झूठ बोलते हैं उसकी वजह से मुल्क नौसत का शिकार है। समझ नहीं आती। बात रियासत मदीना की करते हैं। और आपने जो सवाल किया था ना, माइंडसेट की बात कर रहा था, जब आपके पार्टी में आमरीत हो और आप बातें जमहूरियत की करते हो, जरूरत तो इनमें से किसी की है नहीं कि इमरान खान साहब के सामने सच बोल सके। कोई सच बोलने की जरूरत नहीं करता। वो यही समझते होंगे बेचारे बनी गाला में बैठ के, क्योंकि वो तो सारा दिन बनी गाला में मेहनत करते हैं ना। यहाँ वो हेलीकॉप्टर पे जब वो आ जाते हैं ईवान वज़ीर-ए-आज़म, तो सारा दिन वही मेहनत करते हैं। तो वो यही समझते होंगे कि जनाब बड़े हालात अच्छे हो गए हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारी GDP जो है वो 4 पे पहुंच गई है। तो उनको कोई बताए तो उनको पता चले कि भाई बर्बादी हुई पड़ी है बाहर, आपको आवाम गालियां निकाल रही है, आपका इंतजार करिए। आपको तो अब देख लें, कभी किसी हुक्मरान को हुआ कि बैरूनी दौरे पे गया हो और उनको उसको आगे से शेर की सूरत में मोहब्बत से कह दिया गया हो कि भाई जालिम ना बनो, तो खुदा के वास्ते जालिम ना बनो यार, रहम करो, पाकिस्तान पे जुल्म करना बंद करो। नहीं चलता मुल्क तो छोड़ो, जिनसे चलता था उनके हवाले करो। जो मसरूई चलाते थे या असल चलाते थे, वहां तो स्कूल में थी, पाकिस्तान के अंदर तरक्की तो हो रही थी। तंग की जा रही है ना, वो चीजें महंगी की जा रही हैं कि जो आपने अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह हर रोज इस्तेमाल करनी है। पेट्रोल का इस्तेमाल हर रोज होना है, आपने रोटी हर रोज खानी है, चीनी का इस्तेमाल हर रोज करना है, घी का इस्तेमाल, सब्जियां दालें, चले गोश्त कोई नहीं खाएगा, दालें तो हर किसी ने इस्तेमाल करनी है। 300 रुपए किलो आपको मटर मिल रहे हैं, सब्जी जो खरीदने जा रहा है वो बेचारा परेशान नजर आ रहा है। घर जिन्होंने बनाना है वो तो सोच नहीं आप सारी बातें छोड़ दें। आप देखें, रोटी के बगैर भी लोग किसी तरीके से गुजारा करते हैं। बार दफा कोई एक खा लेता है, कोई आधी खा लेता है। बकौल इनके इन्होंने शुरू में कहा था कि भाई आधी खा लिया करें। मुझे बताएं, अगर किसी को मेरे घर में, मेरे वालिदैन को, आपके वालिदैन को अल्लाह ना करे, किसी और के वालिदैन को, किसी बहन भाई को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल का मर्ज है, क्या दवाई के बगैर जिंदा रह सकता है? 16 मरतबा इस हुकूमत ने दवाइयां महंगी की हैं। कोई जुल्म की हद है? 16 मरतबा, यानी 3 साल में आप 17वीं मरतबा आपने अब 17% तक दवाइयां महंगी कर दी हैं। आप ये मामलात बगौर देखते रहे हैं, क्या जवाब होता है जब आप अद्वियात की कीमतों में इजाफा करते हैं? हमारे दौर में शहबाज साहब ने और ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज साहब से बड़ी सख्ती थी। हार्डशिप केस जो होते थे ना, जिसके लिए ये कहते थे कि जनाब इसका तो रेट बढ़ गया, ये लाजमी बढ़नी चाहिए। और वाकई कुछ ऐसी होती थी जिनको बढ़ना भी चाहिए होता था, लेकिन उनको भी बढ़ाने के लिए मैं कहता हूँ बड़ी क़यामत आ जाती थी, तो फिर जाकर कहीं इजाज़त मिलती थी। यहाँ तो मजाक बन गया, एवं ही जाते हैं और जाके अदवार की कीमतें बढ़ा लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती
कि वो मरीज बेचारे जो रोटी कमाने से आवाजार हो गए हैं, वो बेचारे दवाइयां कैसे खाते होंगे। लोग अपने खाने पे कॉम्प्रोमाइज अस्पतालों में इन्होंने फ्री अद्वियात जो है वो बंद कर दी हुई हैं। यानी ये एक ऐसी रियासत मदीना है भाई कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में जो अद्वियात फ्री मिलती थी, कैंसर वालों को मिलती थी, दिल के मरीजों को मिलती थी, वो नहीं मिलती अब। आप जना हॉस्पिटल जाएं, ये तब्दीली के बड़े नारे मारते हैं, इन्होंने 3 साल कारकर्दगी, मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम मैं क्या कहूँ आपको। और ईसा खेलवी साहब तुसी भी जैसे घोल के पी लेती है जो तुसी गाना चलाया है, पता नहीं केड़ी आने खिलाते हो तुसी। अस्पतालों में जाएं, आज आपको जना अस्पताल में ड्रेसिंग का सामान नहीं मिलेगा, एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगी इमरजेंसी में। ये तबाही की बर्बादी का आलम ही है और आप तारीफें करते नहीं थकते। पता नहीं वो कौन सा पाकिस्तान है जो यार फिर हमें भी सबको हुरों वाले टीके लगा दो यार, असी भी कम से कम मस्ते रहिए, सानू पता नहीं चले कि तरक्की हो गई है। जुल्म की अखीर इन्होंने की हुई है। जो बात करते हैं ना अपोजिशन बात नहीं करती, जो बात करता है उसको कभी कब्जा ग्रुप बना देते हैं, कभी उसको शूटरों का सरप्रस्त बना देते हैं। अभी ये कंटोनमेंट का गुस्सा उतार रहे हैं, इलेक्शन हारे हैं तो नई लिस्ट जारी कर रहे हैं कि उसमें तमाम अरकान असेंबली लाहौर के जो हैं वो किसी को कब्जा ग्रुप शो कर दिया। आवाम कह रही है अब उनकी उम्मीद ऑपोजिशन है और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अब चुप नहीं ऑपोजिशन बैठेगी, असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी आवाज उठाएगी, एहतजाज भी करेगी। क्या प्लान है आपका? देखें एहतजाज हम तो शुरू से 3 साल से एहतजाज ही कर रहे हैं। कभी अपने कायदीन की तारीखों पे जाते हैं तो वहाँ भी एहतजाज ही करते हैं, असेंबली में बात करते हैं, हर जगह बोलते हैं। लेकिन हुकूमत का माइंडसेट होता है, हमारी हुकूमत ही आपका एक टिकर चला करता था, हम उस पर कार्रवाई करते थे। बिल्कुल यहाँ पूरा बुलेटिन चल जाता है, कोई पूछता नहीं। मुझे बताए ना कि कोरोना के ऊपर सबको पता है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो है 12.5 अरब के डाकों की छुपाई हुई है इमरान खान साहब ने, कितना टीवी पे चला है, कोई असर हुआ है? आप बहुत सारी चीजें अद्वियात की कीमतों पे रोज सीखते हैं, किसी ने नोटिस लिया? आप आटा चीनी स्कैंडल की बात करते हैं, कहाँ गए वो इनके 40 चोरों का जो मामला था, किधर गए? जहांगीर तरीन साहब सुने अंदर हो गए हैं, उन्होंने सारे आटा सस्ता करवा दिया, चीनी भी सस्ती करवा दी है, आपने उनकी जमानतें करवा के तो उनको एनआरओ जारी कर दिया। यानी वो जो आप बार बार पूछते हैं कि आपके राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग जो हैं इनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, आप उनकी वजारत बदलते हैं और मामला ख़त्म हो जाता है। तो जब माइंडसेट ऐसा हो कि आप जो मर्जी भौंक लें, जो मर्जी बकवास कर लें, असर ही नहीं होना हुक्मरान के ऊपर, तो फिर अवाम के पास एक ही रास्ता रह जाता है, यहाँ वो इनकलाब लेकर आती है, निकल आती है बाहर ऑटोमेटिकली, किसी का इंतजार नहीं करती, कोई अपोजिशन नहीं देखती, कोई हुकूमत नहीं देखती, वो अपने लिए निकल आती है। लेकिन माजरत से हमारी अवाम अपने लिए नहीं निकलती। ये 500 रुपए का भी पेट्रोल डलवाते जाएंगे, बुरा भला कहते जाएंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। बड़े बड़े अदब से मैं मेरी बात का बुरा कोई ना बनाए, मुझे एक बात बताएं कि हम ही जाएं, हम ही जेलों में जाएं, हम ही नैब के नोटिस भुगतें, हम ही तमाम चीजें करें और उसके बाद बातें भी हमें सुननी पड़े। तो जिस आम आदमी की लड़ाई की हम बात करते हैं, वो आम आदमी भी तो थोड़ा सा कम से कम बाहर निकले, किसी वक्त निकल के गुस्सा तो दिखाए। जब इनके लोग वोट मांगने आ रहे थे तो आम आदमी का काम बनता है ना, वो ये कहे कि ये बिजली का बिल तुमने मुझे भेजा है, किस मुंह से वोट मांगने आए हो। तो आम आदमी जब तक रजिस्ट नहीं करेगा किसी ओपोजिशन से, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आम आदमी रजिस्ट करता है हमेशा फर्क पड़ता है। आप कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन देखें, आम आदमी ने रजिस्ट किया है, महंगाई के खिलाफ रिएक्शन दिया है, इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, ये कराची से हैबर तक खा रहे हैं। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन ये माशाल्लाह कमाल हुक्मरान है कि 2 दिन पहले आपको इतनी जिल्लत में शिकस्त हुई है और आपने अगले दिन ही ओगरा की समरी 1 रुपए की आई थी। वो शहबाज गिल साहब, आप तो मुझे बताएं, आप रोज ये ट्वीट करते थे हर 15 दिन बाद कि जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा रहम किया पाकिस्तानी अवाम पे, ओगरा ने 10 रुपए बढ़ाने को कहा था, हमने 3 रुपए बढ़ाए। अब बताएं, ओगरा ने तो 1 रुपए बढ़ाने को कहा था, आपने 5 रुपए बढ़ा ले। इसमें तो आपका कोई वाले दिनों में अवाम पे मेहरबानी करें, 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करके कह दे कि जी हुकूमत ने, अल्लाह करे जी चलो 1 रुपया ही सस्ता हो जाए, कुछ तो बने। यानी कुछ तो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, तो इन डाकू और इन चोरों से कुछ तो मिले। सही है जी। अच्छा, मुझे अब ये बताएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितना भी मटेरियल है, प्राइम मिनिस्टर साहब जोर देते रहे कि जी इस पर भी हम बड़ी आसानियां पैदा करेंगे। उस पर हमने देखा भी गुज़िश्ता दिनों ईंटों की कीमतों में इजाफा, सरिये की कीमत में इजाफा, गरीब आदमी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी लगा देता है पैसे जमा करने में कि वो घर बनाएगा, और जब वो घर बनाने का सोचता है तो पता चलता है कहाँ से कहाँ कीमतें पहुँच गई हैं। ना 2-3 ख्वाहिशें होती हैं एक आम आदमी की जिंदगी में, अपना घर होना सब ठीक है, और हम मुसलमान हैं तो हमारी इसमें आप एडिशनल हज का भी कर लें। बिल्कुल, कि हज की ख्वाहिश होती है एक आम आदमी को, मुसलमान को, और एक उसका घर बनाने की ख्वाहिश होती है। आपने सारी चीज़ें उनकी पहुँच से दूर कर दी। आपको अंदाज़ा नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल की तो आपने बात की, आपको खुद अंदाज़ा नहीं है शायद कि कितने % महंगा हो गया वो। अब एक आम आदमी को तो छोड़े, एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसकी और लोअर मिडिल क्लास की पहुंच से भी घर चला गया है। ऐसे ही यानी कि अगर किसी ने 1 कनाल का घर बनाना है तो अब उसके पास 3.5-4 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन के लिए, मैं प्लॉट की बात नहीं करता, मैं अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसको आप अपर मिडिल क्लास कहते हैं ना, आप तो गरीब की बात करें, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, वो भी इस काबिल नहीं रहा। तो गरीब तो बेचारा सोच भी नहीं सकता इस मुल्क में।
तो कहने का मकसद ये है कि जो हज है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 1.5-2 लाख का हुआ करता था, आपको पता है कि आज 7 लाख पे पहुंच चुका है। तो कैसे करेंगे लोग, यानी कहाँ किस शोबे में आप देख लें, किसी शोबे में भी कोई सुकून नहीं है। उसकी वजह ये है कि हुक्मरानों का जहन ये बन चुका है कि अवाम बड़ी अमीर है। कल आपको जो आपके वफाकी अच्छा जी, इस अवाम के तासुरात अगर आयशा अगर आप कहें तो ज़रूर दिखा दीजिएगा। अवाम ने गाड़ियां रिकॉर्ड खरीदी, अवाम जो है उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है, नौकरियां अवाम को इतनी मिली हैं, हमने तो ये बातें सुनी हैं हुक्मरानों के मुँह से, तो अवाम क्या कहती है वो भी दिखा दें ज़रा। मुख्तलिफ किस तरीके से मसला घी डबल हो गया, चीनी डबल हो गई, आटा थोड़ा 740 में थोड़ा था, आज कितने का 1200 रुपये का, ठीक है। तो गरीब कहाँ से खाएगा वो लेके? ये तो दिन में अगर महंगाई बढ़ती है तो ये गरीबी की कमर टूट जाएगी। तो पेट्रोल तो नहीं पीना मेरी बहन, आटा खाना है। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो गई, उसको नीचे लेके आए, जैसे नवाज शरीफ नीचे लेके आया था वैसे ये भी नीचे लेके आए। 3 साल हो गए हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी। अगर और 2 साल और ऊपर ले जाएंगे। पहले जब हुकूमत थी ना तो गुजारा बहुत अच्छा होता था। जब से ये हुकूमत आई है आटा इतना महंगा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चीनी है, पहले 60 रुपये थी, अब 110 रुपये हो चुकी है। तो ये तो इतने बड़े दावे करता था, मैं बिल फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गरीब मर रहे हैं, मैं इनका ख्याल करूंगा। अब तो पूछने भी नहीं कोई आता। साल में पता नहीं कितनी बार प्राइस इंक्रीज़ कर दी इन्होंने, तो अब क्या कर सकता है गरीब बंदा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उसके लिए ये मसला बन रही है। तो ये अवाम के तासुरात हैं। ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहने। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। खालिद साहब, आपकी जीत पर क्या रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का? देखें ना, मैं आपको पता है बड़ी क्लियर बात करने का आदी हूँ, और चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, मैं किस पूरे पंजाब की बात नहीं करता। मैंने लाहौर का इलेक्शन ऑब्जर्व किया है और बड़ी करीब से किया है। बिल्कुल गैर जानिबदार रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने हर जगह कोशिश की, हम पे मुकदमात भी बनवाए, हमारे लोगों पे उन पे मार कुटाइयाँ हुई, फायरिंग भी हमारे लोगों पे करवाई। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल कंटोनमेंट इंतज़ामिया जो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्टेशन कमांडर जो है लाहौर के, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स किए। बिल्कुल 0% इंटरफेरेंस थी और बेहतरीन इलेक्शन जो है उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में जो है। इत्तेमाद की कोई खास वजह आपको समझ आती है? जो इसलिए कि मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली ना। देखें होता क्या था, डब्बे बदल जाते थे, मामला हो जाते थे। हमारा एक कैंडिडेट 12 वोटों से भी जीता है, हमारा एक कैंडिडेट 22 वोटों से भी जीता है, लेकिन उनका रिजल्ट तब्दील नहीं किया गया। कोई वो जो जनरल इलेक्शन में रिजल्ट रुक गए थे वैसा मामला नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश की, उनके गुंडों ने आके पुलिस की मौजूदगी में हमारे कैंडिडेट पर, मियां फकीर हुसैन साहब पर टॉर्चर किया, जख्मी किया उनको। पुलिस की मौजूदगी में यह हमला कराया गया हॉकियों से मुसल्ला होके। लेकिन उसके बावजूद अगर जो बात आप एस्टेब्लिशमेंट की करते हैं तो फिर बंदे को बात सच करनी चाहिए। उनका बिल्कुल कोई जानिबदारी वाला रोल नहीं रहा, और टोटल इस लाहौर कंटोनमेंट इलेक्शन में वो मेरे मुताबिक गैर जानिबदार है। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, इस जीत के बाद वो एक रूह सी आ गई होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। ऑब्वियसली आपको तो पहले से ही था कि आप लोगों ने अवाम की आवाज़ हमेशा बने हैं। अब इसके बाद कुछ प्लानिंग आपको लगता है कि अब? देखें, एक चीज़ जो मैंने नोट की खुशी तौर पे, जब हमारे कैंडिडेट जाते थे अवाम के पास वोट मांगने, तो वो एक सवाल करने लग गए थे अब कि हम तो आपको वोट दे देंगे, क्या डब्बे से आपका वोट निकलेगा? क्या आपका वोट, हमारा वोट चोरी तो नहीं हो जाएगा? तो वो एतमाद जो है वो लाहौर कंटोनमेंट, मैं बार बार लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये इलेक्शन ऑब्जर्व किया है। बाकी भी बेहतर हुआ होगा या जो भी हुआ होगा वो बाकियों को पता है। मैं लाहौर की बात करता हूँ कि लाहौर कंटोनमेंट के इलेक्शन से एक कॉन्फिडेंस जो है हमारे लाहौर के कारकुनों में बहरहाल ज़रूर आया है, अवाम में भी आया कि हमने वोट जिसको दिया उसका वोट जो है वो निकला है। और इंशाल्लाह ये एतमाद की फ़ज़ा अगर कायम रही इंशाल्लाह, तो आने वाले इंतखाबात में ख़ुसूसन जनरल इलेक्शंस में इन हुक्मरानों को महंगाई करने का इनाम जो है वो आवाम से इंशाअल्लाह ज़रूर देगी। अच्छा, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हुकूमत को अपनी हिकमत अमली बदलनी चाहिए, अवाम पर अब नवाजिशात करनी चाहिए। तो कर तो रहे हैं। ये मैं मुझे ये कैसी नवाजिशात हैं? ये तो अवाम कर रहे हैं। कल अभी मैं पीटीवी देख रहा था, अवाम के लिए बहुत बड़ी खबर उन्होंने वहाँ पे, आप चूँकि मस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते ना तो इसलिए आप लोग ऐसी बातें बताते नहीं, कि जो गरीब हमारे जिन्होंने लंगर खाने में खाना खाना होता है, अब तो माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे लोग बेचारे लंगर खानों वाले मामले में आ गए हैं, उनके लिए ऐप का इजरा कर दिया गया है कि अब आप अंदाजा करें इस हुकूमत की नवाजिशात का
कि जो शख्स बेचारा गरीब मजदूर दिहाड़ीदार लंगर खाने में खाना खाने जाएगा, उसके पास क्या एंड्रॉइड फोन होगा? कोई खुदा इनको पूछे, इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी की सूरत में पीटीवी ने वो अनाउंस किया, तो अब इनके पास अनाउंस करने के लिए सिर्फ लंगर खाने और मुसाफिर खाने रह गए हैं। तो वो कहते हैं ना, बड़ा एक जोक चला हुआ कि खान साहब गए एक जगह पे बुजुर्ग को, उन्होंने कहा जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उसने कहा खान साहब ये जिस मुसाफिर खाने में मैं रह रहा हूँ ना, ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कभी आपकी हुकूमत आने से पहले हम अपने घर में रहा करते थे, तो अब आपने हमारा ये हाल कर दिया कि अब हम मुसाफिर खानों में आ गए। तो इनको अल्लाह हिदायत दे कि ये कोई अकल करें कि ये जिस तरह की भी नाम नहाद जमहूरी हुकूमत है, हम चाहते हैं कि ये डिलीवर करे, हम चाहते हैं कि अवाम के मसाइल को हल करे, लेकिन ये खुद ही नहीं चाहते। इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या है? ऑपोजिशन के MPs को कब्जा ग्रुप साबित कर दो, लाहौर के कारकुनों को पकड़ लो, फलाने को नैब का नोटिस भिजवा दो, फलाने को एंटी करप्शन का नोटिस भिजवा दो। और भाई बस 3-3.5 साल ये तमाशे कर लिए, अब कारकर्दगी से चलेगा काम। आप अगले जितना भी आपके पास वक्त है उसमें अवाम को रिलीफ दे, तो अवाम के दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, अदरवाइज आप अपने लोगों को भी खिलाफ करते जाएंगे। अवाम के तासुरात अभी हमने आपको दिखाए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब का नाम हर लाहौरी में खास तौर पर कहूँगी, जहाँ कहीं पे भी माइक लेके चले जाए, लोग अब कंपैरिजन करके जो है वो नाम लेके कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल इतना था, डॉलर इतना था। ये जो अब अवाम की उम्मीदें हैं ख्वाजा साहब, इनको अब आप लोगों ने लेकर चलना है। अभी मैं आपको एक शहबाज शरीफ साहब की बात से मुझे रिसेंट बात याद आई कि लाहौरियों के लिए खुशखबरी जो अभी कल परसों आई कि हम जो ट्रैफिक की रैंकिंग होती है, हमारी रैंकिंग बेहतर हुई और हम 38वें नंबर से अल्हम्दुलिल्लाह 118 नंबर पे आए। और उसमें वजह बताई गई कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, उसकी वजह से ये रैंकिंग बेहतर हुई है। तो ये हुक्मरान कल उसका भी कहीं क्रेडिट ले रहे थे, तो भाई क्रेडिट शहबाज शरीफ का है जिसने सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू किया, चला के दिखाया। आपसे तो उसके कैमरे नहीं चलते, आपने तो उसके आधे कैमरे खराब कर रखे हैं। तो ट्यूशन ले लें शहबाज शरीफ साहब से, और वो ऐनक यहाँ सबको बांट दें, जिसको लगाने से बुजदार साहब की कारकर्दगी शहबाज शरीफ से बेहतर महसूस होती है। यहाँ उन ऐनकों का ठेका दे दें और 2-4 करोड़ ऐनकें मंगा लें, या फिर शहबाज शरीफ से ट्यूशन ले लें। अच्छा, मेट्रो बस मुझे याद आया, जो खरीदी हैं नई और जो चली हैं ख्वाजा साहब, वो पहले दिन ही जवाब दे गई। देखें, इन हुक्मरानों की कोई एक चीज़ है जो चलती हुई चीज़ें लेते हैं और वो भी जवाब दे जाती हैं। तो इनको सिर्फ एक मशवरा दें, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, देखें इनको सिर्फ एक मशवरा दें, अवाम को रिलीफ दें। इंतकामी सियासत को अब बंद करें, बड़ी कर ली, अब अवाम को रिलीफ देने की। और अब जितना टाइम रह गया, मेरे ख्याल से अगर अवाम को रिलीफ देंगे तो शायद कुछ बेहतरी की उम्मीद भी हो जाए। ख्वाजा साहब, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो खुदारा अपने आप के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रजिस्ट करना सीखें, हक बात करना सीखें, चुप करके जुल्म बर्दाश्त ना करते जाएं। वो जो बड़े शौक से गो नवाज गो के नारे लगाया करते थे हर चीज़ पे, हर मामले पे, अब उनको ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ कि हुण आराम है? आप तसल्ली दे दें अवाम को कि आप साथ साथ हैं। हम तो भाई आपके लिए, हम सब, क्योंकि हम खुद आम आवाम में से हैं, हम तो इस पे लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन हम भी जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन जब हम मुड़कर देखें और हमें आपकी ताकत नजर आए, तो फिर हमारा खून जो है वो बढ़ता है। और जब तक हमें आपकी ताकत नजर आती रहेगी, जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के रिजल्ट से आपने अपनी ताकत शो की, इंशाल्लाह ताला हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। यानी ऑपोजिशन कहती है कि उनको अवाम का साथ चाहिए और अवाम कहती है कि ऑपोजिशन का उनकी आवाज़ बननी है। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि अवाम का साथ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खेल के मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हमारी पाकिस्तानी लड़कियां जो कि आगे बढ़ती हैं और बताती हैं कि जी वो किसी से कम नहीं है, उनसे हम टाइम टू टाइम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। और आज जिस गेम की हम बात करने वाले हैं, जिजिस्टो इंटरनेशनल फेडरेशन के ज़रिए तमाम वर्ल्ड जिजिस्टो शो जो है उसका इनेकाद किया गया। 22 ममालिक में उसमें शिरकत की और उसमें शानदार कामयाबी हासिल करने वाले कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ट्रेनिंग करवाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। जी, राना महमूदुल हसन साहब ने ज्वाइन किया है, सेक्रेटरी जनरल पंजाब जिजिस्टो एसोसिएशन है। उनके साथ सहर एजाज ने हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने शानदार कामयाबी अपने नाम की है। तो अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले सर आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम इस गेम के बारे में वैसे ही कम लोगों को सुनते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करें। मुझे सबसे पहले बताइएगा इसकी क्या वजह है कि लोगों का रुझान इसकी तरफ कम है? बेसिकली देखें, इसकी बहुत सी रीजंस हैं। स्पोर्ट्स में आपको पता पूरे पाकिस्तान में जब से ग्राउंड्स ख़त्म हुई हैं, लोगों का पढ़ाई की तरफ बहुत सारा बोझ जो है वो ट्यूशन्स का और सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इस तरह का हो गया है
कि पढ़ाई के से हम पेरेंट्स भी इजाज़त नहीं देते बच्चों को कि स्पोर्ट्स करें, हालांकि ये बेसिक नीड है किसी भी आपकी एक्टिविटी में, बच्चों की हेल्थ के लिए ये बेसिक नीड है। लेकिन इसके लिए अनफॉर्चुनेटली इसके लिए हमें इनकरेज नहीं कर पा रहे, हम पेरेंट्स को हम बता नहीं रहे कि बच्चों को इसमें बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। सबसे पेरेंट्स को ये लगता है ना बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगी। देखें सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है। अभी ये कोरोना इम्यूनिटी में आप देखें, जब तक आप कोई गेम नहीं करेंगे, जब अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। और ये इस वायरस का इलाज ही तोड़ ही सिर्फ ये है कि आपके अंदर इम्यूनिटी हो, कोई इसका इलाज नहीं है। लेकिन हमें स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। स्पोर्ट्स की तरफ हमारी मेहमान आई सहर आप कैसे आई इस तरफ? मेरे मामा बाबा को शौक था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं और अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकूं। और फिर मैंने गेम। अच्छा, लड़कियों के पेरेंट्स तो कहते हैं कि लड़कियों के लिए चीज़ नहीं ठीक है, आपके पेरेंट्स ने कैसे कह दिया? नहीं, मेरे बाबा कोच है ना। अच्छा, तो मैंने लड़कियों को देखा कि वो मार्शल आर्ट्स करती हैं और अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सकती हैं, इसलिए मैं इस गेम में। इसकी क्या ट्रेनिंग बाकायदा शुरू की और किस एज में की? मैं 2017 में ये शुरू किया था और यही कहना चाहूँगी 2017 में शुरू किया था। अच्छा जी, 2017 में शुरू किया। लड़कियों के लिए कितनी ज़रूरी है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग? लड़कियों के लिए मैं समझता हूँ कि फीमेल में जो ट्रेंड इंटरनेशनली मैं तकरीबन दुनिया के 22-23 ममालिक फिर चुका हूँ। इंटरनेशनली लड़कियां जो है ना उनमें बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप देखेंगे मार्शल आर्ट्स एक ऐसी गेम है, ये रिस्पेक्ट वाली गेम है और इसके अंदर आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी ऑर्गन्स, वो वर्क करना शुरू हो जाते हैं। इंकरेजमेंट आती है बच्चियों को। हाँ, हम लोग ये पाकिस्तान में आपको मज़े की बात ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जुजुत्सु में इस गेम में जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल किसी भी इंडिविजुअल गेम में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जुजुत्सु के हैं। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा जिस तरह से हम अपने नाज़रीन को मनाज़िर दिखा रहे हैं, ड्यूरिंग आपके गेम अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इंजरीज वगैरह भी होती रहती हैं, रिस्क फैक्टर कितना होता है और आपकी अच्छी ट्रेनिंग कितनी मैटर करती है? देखें, इंजरीज तो तमाम गेम्स में होती है, जितनी भी स्पोर्ट्स है उसमें इंजरीज होती हैं। कम से कम इंजरीज हमारी गेम में, क्योंकि ये जब जिस लेवल पे आती है ना, फाइट करने के लेवल पे आती है, उस वक्त तक ये ट्रेंड हो चुकी होती है। इनको इंजरीज का पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ हिट करनी है और वो इस काबिल हो चुकी होती है कि उसको इंजरीज की इतनी कोई मसला नहीं होता। ठीक है, इसलिए तमाम गेम्स में इंजरीज हैं। स्पोर्ट्स में इंजरीज तो साथ साथ चलती हैं, लेकिन इसमें कभी ड्यूरिंग गेम की आपको इंजरी हुई और आपको लगा कि अब आपको छोड़नी चाहिए, बहुत टफ है? नहीं, कभी नहीं इंजरी हुई थी। मेरे बाजू पे चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद मंथली में ठीक हो गई थी और उसके बाद मैंने गेम दोबारा ज्वाइन की थी। मेरे अच्छा जी, ये रिस्क फैक्टर देखते हुए ट्रेनिंग कराई जाती है? आपके पास प्रॉपर लोग मौजूद होते हैं? खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसी कोई इशू हो भी जाए तो आपके पास डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होती है? देखिए, जो कोचेज़ होते हैं ना, वो तकरीबन 70% खुद ही डॉक्टर होते हैं। उनको पता होता है कि इनको कैसे रिकवर करना है और इनको तमाम ब्लॉक्स की टेक्निक सिखाई जाती हैं कि इंजरी कम से कम हो। लेकिन अगर इंजरी हो भी जाए तो इसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस आ चुकी होती है ट्रेनिंग करने के बाद कि इनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेजर इंजरी हो जाए किसी बड़े कंपटीशन में तो फिर वहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी होती है। सही। मेडल्स जीते, वो किस तरह से जीते ये मुझे ये देखिए, कोविड में ना जो हमारी फिजिकल बॉडी कांटेक्ट गेम थी वो बंद हो गई हुई थी, तो इंटरनेशनल इवेंट जो है ना वो टूर्नामेंट्स हो रहे थे पूरे ममालिक में। तो ये जो स्पेसिफिक टूर्नामेंट था ये टूर्नामेंट था, इंटरनेशनल जुजुत्सु फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें पाकिस्तान के तकरीबन 18 बच्चों ने, 6 इसमें कराची के थे और बाकी 12 बच्चे हमारे पंजाब के थे। तो 12 बच्चे जो पंजाब के थे उन्होंने इसमें एंट्री सबमिट करवाई थी। 22 ममालिक थे। 22 ममालिक में पाकिस्तान ने 7 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। और इसमें शो सिस्टम होता है, शो सिस्टम और 2 सिस्टम होता है और मिक्स होता है। लड़के लड़की इकट्ठे फाइट करके, जैसे अभी आप टीवी पे देख रहे हैं, लड़के इकट्ठे फाइट करके भी शो करते हैं। इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, थ्रोज होती हैं, ताकि उसमें फिर ऑर्गेनाइज़र जो है, हम वीडियो क्लिप्स भेजते हैं उनको, वो फिर जजमेंट करते हैं, उसके बाद फिर इसमें वो पोजीशन देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान ने ओवरऑल 22 ममालिक में ओवरऑल दूसरे नंबर पे पोजीशन हासिल किया। बाकी चाइना को बीट किया, इंडिया को बीट किया,
तमाम के तमाम, यानी इतना पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है। जी, तो आप देख सकते हैं कि आपके लोगों में कितना ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है, लेकिन सिर्फ इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। नाज़रीन, हमने जाना है बाहर, इस वक्त हमारे रिपोर्टर हसनैन मौजूद हैं, क्योंकि हमने बात की कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो हसनैन हमें बता रहे हैं आज के रेट क्या हैं। जी हसनैन। जी, सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी नरखनामे में और ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तजाद देखने में आया है, और जो आड़ती और जो फड़िए हैं वो अपनी मनमाने रेटों के ऊपर जो सब्जियां हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो शहरी हैं वो शिकवा करते दिखाई देते हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं या फिर मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जानिब से इन जो रेट्स लगाए जाते हैं मनमर्जी के, इनको कंट्रोल नहीं किया जाता। और अगर सब्जियों की बात की जाए तो अदरक चाइना की जो सरकारी कीमत है वो 360 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो आलू है जी, सरकारी कीमत 55 रुपये है, लेकिन जो ओपन मार्केट में 60 से 65 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो जो प्याज है जी उसकी सरकारी कीमत 45 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 60-65 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बैंगन की बात की जाए तो जो बैंगन की सरकारी कीमत है वो 60 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70-75 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए फूल गोभी की तो सरकारी कीमत 90 रुपये, ओपन मार्केट में 100 और 105 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी की अगर बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है वो 69 रुपये फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जो लहसुन चाइना है उसकी बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है 260 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 300 और 280 290 तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी मेथी की तो सरकारी कीमत 207 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 और 230 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मटर की कीमत की बात की जाए तो सरकारी कीमत 207 रुपये फी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 240 और 250 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो लीमू देसी है जी वो सरकारी कीमत 135 से 150 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए घिया कद्दू की तो जो सरकारी कीमत है वो जी 78 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 90 और 100 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओपन मार्केट में कीमतें क्या हैं आपने हमें बताई। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।